जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में इतिहास को कवर कर रहे थे और इतिहास में हम समाजवाद और साम्यवाद को समझ रहे थे। समाजवाद और साम्यवाद को समझने के क्रम में हमने ये समझा था कि हमारे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में किन किन लोगों का योगदान था और किन किन लोगों ने भूमिका निभाई और किन के ऊपर शोषण किया गया और किन के ऊपर अत्याचार किया गया। और वहां के लोगों के मन में यह भावना जग चुकी थी कि बिना क्रांति के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, ना अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे, ना हम क्रांति करेंगे तो लोग हमको दबा के रखेंगे, लोग हम पे अत्याचार करेंगे। ठीक उसी क्रांति का फल स्वरूप आता है 1917 का बोल्शेविक क्रांति, कि लोग अब समझ चुका था कि बिना क्रांति का मेरा कोई गुजारा नहीं है। तो 1917 का बोल्शेविक क्रांति आता है। 20वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण घटना था रूस का क्रांति, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। रूस का क्रांति जो था 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण घटना था, जिसमें रूस का सम्राट उस समय कौन था? जार था। रूस का सम्राट उस समय कौन था? जार। जार एक तंत्र निरंकुश शासन था, मीन्स अपना सिर्फ एक छत्र राज करता था, वो उसके अलावा कोई राजा कोई सम्राट वहां का नहीं होता था। और वह निरंकुश शासन था जो अंकुश लगाता था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, लोगों के ऊपर शोषण करता था, मजदूर वर्ग श्रमिक वर्ग को जीने नहीं देता था। वो वहां लोकतंत्र का अंत करना चाहा, लोकतंत्र का ही स्थापना नहीं किया। रूस ने जार ने वहां पर लोकतंत्र की स्थापना को ही नहीं किया, अपितु मजदूरों और किसानों की सत्ता को भी बढ़ाना चाहा आगे। तो 1917 का जो बोल्शेविक क्रांति था, उस क्रांति का यह प्रभाव था कि जार की एक तंत्र शासन जो था उसको नष्ट कर दिया क्रांति, क्योंकि जार जो था पूरे शोषण करता था, श्रमिक वर्ग के ऊपर अत्याचार सहता था और अत्याचार जो सहने लगा, श्रमिक समझ चुका था कि अब क्रांति के बिना कुछ नहीं। वही क्रांति फलस्वरूप बोल्शेविक क्रांति, और वही बोल्शेविक क्रांति रूस का एक तंत्र शासन को खत्म कर देता है और लोकतंत्र का ही स्थापना नहीं करता है, अपितु मजदूरों और किसानों की भी सत्ता को बढ़ावा देता है, किसानों की सत्ता को फैलाता है। नवंबर 1917 का समय में सर्वहरा वर्ग का सत्ता की स्वीकृति मिल जाती है। सर्वहरा वर्ग कहने का मतलब क्या होता है? सर्वहरा वर्ग का सत्ता स्थापित हो जाता है। सर्वहरा वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जो सबका साथ में लेके चले, किसान और मजदूर जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना कुछ धन यापन करके, कुछ खट के जमीन पे कुछ खट के पैसा यापन करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं, उसी को हम सर्वहरा वर्ग कहते हैं। जैसे किसान हो गया, मजदूर हो गया, उसकी सत्ता की स्वीकृति मिल गई नवंबर 1917 में कि सर्वहरा वर्ग का सत्ता होगा, सर्वहरा वर्ग शासन करेगा। यह बोल्शेविक क्रांति था। बोल्शेविक क्रांति का यह प्रभाव था। सबसे पहले बोल्शेविक क्रांति को हम आने वाले वीडियो लेक्चर में समझेंगे, लेकिन बोल्शेविक क्रांति हुआ क्यों था इस चीज को समझेंगे। बोल्शेविक क्रांति होने का कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण था कि जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। जार की निरंकुशता और आयोग शासन कहने का मतलब यह हुआ कि जार 1917 के समय रूस में रोमनवे राजवंश का शासन था। किस समय? 1917 के समय में रूस में रोमनवे राजवंश का शासन था, और वही रोमनवे राजवंश का सम्राट कौन हुआ करता था? जार हुआ करता था। जार निकोलस द्वितीय अपने शासन काल में क्रांति लाया था। अपने शासन काल में क्रांति को तो बढ़ाया था, क्योंकि और देव अधिकारों पर विश्वास करता था, देवी की शक्ति पर विश्वास करता था कि उसको लगता था कि देवी जी आएंगे तभी यहाँ शासन सत्ता चलेगा, नहीं तो मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। तो वो देव अधिकारों पर विश्वास रखता था, आम लोगों के सुख दुख की चिंता करता था। कौन? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जार एक खचड़ा व्यक्ति था। जार का अफसरशाही अस्थिर था। जार का अफसरशाही करने का मतलब जार जो ऑफिसर को नियुक्त करता था उसका अस्थिर, मतलब कोई परमानेंट उन लोग का नहीं होता। जब मन किया तब बुलाया, तब उसको बोलेगा यहाँ साइन करो, वो करो, ये करो, दिस दैट। बस कौन बोलता था? जार। अकुशल हुआ करता था, कोई उतना दिमाग वाला, जैसे अभी हम लोग के लिए आईएएस का अगर एग्जाम देना तो हम लोग को यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन जार की शासन में ऐसा नहीं था। जिसका मन करेगा जार उसी को, जार का जो मन करेगा उसी को लेगा, उस अन्यथा नहीं लेगा। तो गलत सलाहकार के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई। गलत सलाहकार, यहाँ जार किसको चुना? अपना आदमी को। अपना आदमी मतलब बकलोलुओं को ले लिया, मूर्खों को ले लिया। अब वो मूर्ख जो है आईएएस बनल है, वो मूर्ख डीएम बनल है, वो राज्य चला पाएगा, वो देश चला पाएगा, वो जिला चला पाएगा? गलत। उसके गलत सलाहकार के कारण पूरा स्वेच्छा, उसका जो पूरा राज्य था वो ध्वस्त होने लगा, वो पूरा ध्वस्त इसके खिलाफ जाने लगा और जनता की स्थिति बद से बदतर होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, जिससे लोगों के ऊपर लोग जो है इसका
कैंसल, इसको हटाने लगे, इसके खिलाफ नारे लगाने लगे, जिसके कारण एक 1917 का बोल्शेविक क्रांति होता है, पहला कारण के कारण। दूसरा कारण यह होता है कि उस समय 1917 के समय कृषक जो था, कृषि जो था, किसान लोग जो था, उसका दयनीय स्थिति हो गया था, स्थिति पूरे खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि रूस में जो था, जो जनसंख्या था, रूस का जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग, बहुसंख्यक भाग, वो कृषि पर आधारित था, जो कि कृषक था। उसका स्थिति अत्यंत दयनीय था। 1861 के समय में जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जो अच्छा व्यक्ति था, वो कृषि दासता को समाप्त कर देता, मींस कृषि के ऊपर जो कर लगा हुआ था उस कर को समाप्त कर देता है, फिर भी स्थिति को वो सुधार नहीं पाता है। किसान का खेत जो है एक छोटा छोटा हुआ करता था, और वही छोटा छोटा के तरीका में वो पुराने ढंग से खेती करता था। जहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी का एंट्री हो चुका था, वो पुराने ढंग से खेती कर रहा था। कहां से उसको फायदा होगा? पूंजी का इन लोग के पास अभाव था। अब पूंजी का अभाव के कारण कर का बोझ उन लोग के ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि पूंजी का अभाव है तो दूसरा से कर्ज लेगा तो कर्ज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और उसी कर्ज बढ़ने के कारण जो है कृषकों का स्थिति और दयनीय होते लगा। ऐसे में किसान के पास और क्या चारा? किसान समझा कि मेरे पास और कोई चारा नहीं, मेरे पास बस एक क्रांति है, वही क्रांति को हम बढ़ाएंगे, वो बोल्शेविक क्रांति है 1917 का। दूसरा कारण। अब तीसरा कारण को पढ़ेंगे कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। किसान का दयनीय स्थिति, मजदूर का भी दयनीय स्थिति था। रूस में स्थिति दयनीय था किसका? मजदूर का। क्यों? क्योंकि काम बहुत ज्यादा था, मजदूर की संख्या कम थी, क्योंकि मजदूरी कोई करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मजदूरी में उतना पैसा ही नहीं मिलता था। इन लोग के साथ दुर्व्यवहार होता था, इन लोग के साथ अत्याचार होता था, इन लोग के साथ शोषण होता था। राजनीति के ऊपर भी मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जिस तरह आज मजदूरों का संगठन बना हुआ है, मजदूर संगठन, अगर हम मजदूर कुछ बोलेंगे तो सब संगठित होकर हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय मजदूर के ऊपर कोई राजनीति का अधिकार नहीं था। मार्क्स ने बोला था कि मजदूर के पास सिवाय अपनी बेड़ियां खोने के अलावा कुछ नहीं है। मीन्स मजदूर जो था उसके पास सिर्फ उसके हाथ में जो बेड़ी बंधा हुआ था, जो उसके हाथ में जो बेरोजगारी का बेड़ी था, जो उसके हाथ में गरीबी का बेड़ी था, उस बेड़ी को खोने के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। मार्क्स ने ऐसा कहा था। चौथा, औद्योगिकरण की समस्या। इसी कारण से मजदूर लोग फिर क्रांति करते हैं और 1917 का बोल्शेविक क्रांति होता है। तीसरा कारण फिनिश। चौथा कारण, औद्योगिकरण की समस्या क्या थी? औद्योगिकरण की समस्या के कारण भी बोल्शेविक क्रांति होता है। क्यों? क्या हुआ था औद्योगिकरण की समस्या में? रूस का जो औद्योगिकरण था वो पिछले जैसे पश्चिमी औद्योगिकरण से भिन्न था। पश्चिमी औद्योगिकरण मतलब वेस्टर्न का कम कहने का मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का जो औद्योगिकरण का जो टेक्नोलॉजी था, मशीनीकरण वगैरह वगैरह, बहुत चीज उत्पादन करने की क्षमता वो किसके पास था? पश्चिमी औद्योगिकरण के पास। लेकिन रूस औद्योगिकरण उससे बहुत भिन्न था। यहाँ पर मजदूरों की संख्या कम थी, यहाँ पर काम बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो क्या हुआ? इस लोग के पास पूंजी की अभाव हुआ करती थी। पूंजी का अभाव किसके पास? रूस का जो औद्योगिक मालिक था उसके पास पूंजी का अभाव था। अब पूंजी का अभाव है तो हम दूसरा से कर्ज मांगेंगे, और उसी कर्ज के मामले में विदेशी के ऊपर निर्भर करता था, विदेशी पूंजी पर निर्भर, कि विदेशी मेरे यहाँ आएंगे, हम उससे कर्ज लेंगे और हम उसको कुछ माल देंगे। उससे क्या हुआ कि हम विदेशी का तलवा चाटेंगे, विदेशी आप जो बोलिएगा हम आपका वही सुनेंगे, और वही विदेशी लोग, विदेशी पूंजी लोग, विदेशी पूंजीपति लोग, विदेशी औद्योगिक लोग आके मजदूरों के ऊपर शोषण करने लगे, और वही मजदूर जो है उठ के फिर यहां आया, 1917 का बोल्शेविक क्रांति करता है। अब पांचवा हम लोग समझेंगे कि रूसीकरण का नीति, रूस का में जो नीति आया उसके कारण क्यों बोल्शेविक क्रांति का फलस्वरूप ये कारण निकला। तो रूसीकरण का नीति क्या था? रूस में हम लोग जानते थे कि रूस जो एक संयुक्त राष्ट्र है, वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक लोग थे वो स्लाव जाति के लोग रहते थे। कौन से जाति? स्लाव जाति के लोग रहते थे। और वही स्लाव जाति में के साथ साथ फिन, पोल, जर्मन और यहूदी भी रहा करते थे। अब जहां हमारे भारत में ही हर एक कदम पर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाज रहती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी विभिन्न तरह का भाषा, विभिन्न तरह का रीति रिवाज यहाँ पर हुआ करता था। रूस में अल्पसंख्यक यह परेशान था कि जार जो है वो रूसीकरण का नीति को अपना दिया था। और रूसीकरण नीति यह था कि सबको जो है रूस का ही भाषा बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां स्लाव जाति का लोग था, स्लाव जाति का लोग रूसी भाषा बोलता था, और वही रूसी भाषा को बोलना पड़ेगा। वो जार का रूसीकरण, अगर आपसे कोई पूछे कि जार का रूसीकरण नीति क्या था, तो जार का रूसीकरण नीति वह था कि सभी को किसी
रूसी भाषा में ही बोलना पड़ेगा, रूसी भाषा में ही शिक्षा लेना होगा। और इसी के खिलाफ 1863 ईस्वी में पोलो ने विद्रोह कर दिया। उसी विद्रोह का रूप 1917 का बोल्शेविक क्रांति हो गया। पांचवा कारण को हमने समझा कि पांचवा कारण के कारण यह क्रांति क्यों। आप छठा कारण समझते हैं कि विदेशी घटना का इस पे क्या प्रभाव। विदेशी में घटित घटना के कारण भी बोल्शेविक क्रांति पर प्रभाव पड़ता है। मीन्स जापान और रूस का इधर अलगे समस्या था कि जापान और रूस अलगे युद्ध लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था युद्ध? जापान और रूस, जिसमें जापान एक छोटा सा देश था और रूस एक बहुत विशाल देश था। और जापान से रूस हार जाता है और वही विफलता को छुपाने के लिए जार पूरा प्रयास करता था कि हारे हम तो राजा हैं, मेरा राष्ट्र इतना बड़ा और मेरा राष्ट्र जापान से इतना छोटा सा देश से जाके हार जाएगा, ये संभव कैसे हो गया, ये संभव हुआ कैसे। इसलिए वो छुपना चाहता था, वो बात को दबाना चाहता था। और उसी बात को दबाना लेकिन बहुत मुश्किल था, ये बात को बताना, क्योंकि सब जान चुका था। और वही पराजय के कारण 1905 में रूस की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1905 में रूस की क्रांति हुई थी, क्योंकि वो अपना महत्व को बचाना चाहता था और जापान को हराना चाहता था कि तुच्चा सा देश जो था हमको हरा दिया, इतना बड़ा राष्ट्र को हरा दिया। तो वही अपना अपमान का बदला लेने के लिए 1905 में रूस की क्रांति हुई। क्यों हुई? क्योंकि 9 जनवरी 1905 का समय 9 जनवरी 1905 का समय लोगों का समूह रोटी दो का नारा के साथ, किसके साथ? रोटी दो का नारा के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। मीन्स रोटी दो का नारा लगाते लगाते सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। लेकिन जार का सेना जो था उस निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई और गोलियां बरसा के हजारों की संख्या में मौत हो गई। और वही 22 जनवरी का समय पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी 1905 का समय खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और हम लोग जो है आज वही रविवार की छुट्टी को मनाते हैं, क्योंकि आज रविवार की छुट्टी में हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जो वही श्रद्धांजलि जो निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई गई थी, किसके द्वारा? जार की सेना के द्वारा। किसानों की व्यापक भागीदारी थी इसमें, इस समूह में रोटी दो के नारों के साथ। इससे 1905 में प्रतिनिधात्मक संस्था का गठन होता है। अब इतना बड़ा घटना हो गया, 1000 की सेना में मौत हो गई, 1000 की संख्या में मौत हो गई, तो अब कुछ ना कुछ तो ये गठन करना पड़ेगा ना कि अब इसको सुलझाया कैसे जाए, मैटर को इसकी बदला कैसे ली जाए। तो 1905 में एक प्रतिनिधात्मक, जो लोगों ने चुनकर अपने नेता को चुना, जो लोगों का बात सुनेंगे, उसी की संस्था का गठन होता है। कहां पर? ड्यूमा में। लेकिन 1906 में रूसी क्रांति कमजोर हो जाता है। ये क्रांति जो था वो क्रांति कमजोर हो गया और रूस का जो राजतंत्र था, जो राज कौन कर रहा था? जार। वो जार इस शक्ति को छीन लेता है और ड्यूमा से वापस ले लेता है। कहां से वापस ले लेता है? ड्यूमा से वापस ले लेता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।